थी विडो रीमैरिज के अंतर्गत, पर एक विडो को एक्सेप्ट कर पाना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था उस समय पर। द कंजर्वेटिव ग्रुप कंटिन्यू टू अपोज विडो रीमैरिज। एक ग्रुप सोसाइटी का फिर भी ऐसा था जो लगातार विडो रीमैरिज को मना कर रहा था, उसके अगेंस्ट था। नाउ फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। उस समय बहुत ही छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती थी। Child marriage was another issue of debate. A host of reformers spoke against the custom of marrying off girls at an early age. The Brahmo Samaj in Bengal, the Prarthana Samaj in Maharashtra, and many other individual reformers like Raja Ram Mohan Roy, Veera Salingam, and Jyoti Rao Phule tried to make people aware of this social evil. However, their job was not easy. तो पहले छोटे बच्चों की शादी करती जाती थी, गर्ल्स ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती थी, क्योंकि भाई अगर लड़के की तो वाइफ ख़त्म हो जाएगी तो भी उसकी दोबारा शादी हो जाएगी। पॉलीगैमी होती ही थी, बहुत सारी बीवियां रखने की प्रथा थी ही, पर लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो जैसा कि हमने पढ़ा, या तो सती हो जाती थी, कर दी जाती थी ज़बरदस्ती, और या फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बड़ी ही ख़राब कंडीशंस में निकलती थी। तो इस तरीके से ये चाइल्ड मैरिज जो थी उस समय पे, वो भी एक सोशल ईवल थी जिसको हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में कोशिश की इसको हटाने की। राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फूले, ये भी कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने कोशिश की इसको हटाने की, पर उनका काम आसान नहीं था, क्योंकि लोगों के लिए एक तो विडोज़ को एक्सेप्ट कर पाना ही मुश्किल था, सती प्रथा को बंद कर पाना मुश्किल था, उस पर भी चाइल्ड मैरिज। Behramji Malabari, a Parsi reformer, was a pioneer in moving the age of consent bill in 1891. तो ये consent bill आया, एज से रिलेटेड था ये। The age of consent for girls was increased to 12 years by this bill. तो उस समय पे हालांकि ये भी कम उम्र ही है शादी के लिए, पर फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे थे, तो इनकी कोशिश का नतीजा ये निकला कि गर्ल्स के लिए 12 साल उम्र तय कर दी गई शादी के लिए। However, towards the end of the 19th century, the British government became reluctant to interfere with the social customs of Indians, as they feared it might encourage anti-British sentiments. तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक दो चीज़ों में कोशिश की बिल लाने की, पर वो बिल तो ले आते थे, पर उन बिल का पूरी तरीके से फॉलो नहीं करवाते थे। वो उसका रीज़न ये था कि उन्हें ये डर था कि अगर हम इस तरीके से उनके जो प्रथाएं हैं उनको बदलेंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और ब्रिटिशर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। कम से कम 1857 के रिवोल्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो कि लोग उनके अगेंस्ट जाएं। It was only in 1929 that the Child Marriage Restraint Act was passed, which raised the age of consent for girls to 14 years. पहले 12 साल की गई, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में इनकी जो एज थी वो 14 साल कर दी गई। नाउ एजुकेशन फॉर वीमेन। Social reformers strongly believed that education could change the status of women for the better. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे लोगों का मानना था कि विमेन की कंडीशन तभी बदली जा सकती है जब वो पढ़ी लिखी होंगी, वो एजुकेटेड होंगी। They not only highlighted the importance of educating girls, but many of them founded schools for them. ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये एनकरेज किया कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, कुछ रिफॉर्मर्स ने तो स्कूल्स और इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की जहाँ पर लड़कियों को एजुकेट किया जा सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर started many schools for girls in Calcutta and in several districts of Bengal. He also wrote a wide array of books to promote basic education. Some Europeans came forward in support for this cause too. कुछ यूरोपियंस भी सामने आए गर्ल्स की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। जॉन एलियट ड्रिंकवाटर Bethune established a girls' school in Calcutta. Schools for girls were set up in many parts of the country by Indians as well as by the Europeans. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए लड़कियों की पढ़ाई के लिए। इंडियंस ने भी किए और यूरोपियंस ने भी किए थे। The Arya Samaj in Punjab and Prarthana Samaj in Maharashtra played significant roles in spreading women's education. Jyotirao Phule and his wife Savitri Phule opened a number of schools in Maharashtra. तो ज्योतिराव फूले और
सावित्री फूले ने भी शुरुआत की महाराष्ट्र में और स्कूल्स खोले लड़कियों को पढ़ाने के लिए। Despite the efforts of the reformers, Indians were reluctant to send their daughters to school. स्कूल्स तो खुल गए पर पेरेंट्स अभी भी झिझकते थे, लोग अभी भी झिझकते थे अपने लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए। They feared that education would make their girls aware and question the Hindu customs and traditions. देखो कितनी गलत बात उनके माइंड में थी कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो वो हमारे जितने भी कल्चर चला आ रहा है, हमारा ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, वो उनको चैलेंज कर देंगी। इसीलिए नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां पढ़ें। वो चाहते थे जैसा हम अपनी लड़कियों के संग करना चाह रहे हैं वैसा वो शांति से एक्सेप्ट कर लें। चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, सती कर रहे हैं, उनको दोबारा शादी नहीं करने दे रहे हैं, उनकी लाइफ को मिजरी बनाए दे रहे हैं। तो लोग भी चाहते थे कि हमारी लड़कियां ऐसे ही बढ़ती रहे। People felt that this would have a bad influence on the girls. This was also the reason that most of the educated women in the 19th century were taught at home by their liberal fathers and husbands. तो इसके अलावा लोगों का मानना था कि बड़ा ही बुरा असर पड़ेगा हमारी लड़कियों पर अगर हम उन्हें पढ़ने के लिए भेजेंगे। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ हस्बैंड्स ऐसे थे, कुछ फादर्स ऐसे थे जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे उनकी लड़कियां पढ़ें, उनकी बेटियां पढ़ें। इसके लिए वो घर पर ही उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते थे। अब ऐसा नहीं था कि सारी कोशिश उस समय पर मेल सोसाइटी ही कर रही थी, कुछ फीमेल्स भी ऐसी थी जो विमेन एजुकेशन के लिए काम कर रही थी, जो हम पढ़ेंगे विमेन रिफॉर्मर्स में। द 19th century India also witnessed the emergence of a small group of educated women who shared the new stream of consciousness and zeal for reform. Savitri Bai Phule worked with her husband in spreading education for girls and fighting against the caste system. इसको अंडरलाइन करिएगा कि सावित्री बाई फूले अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने फील्ड में काम किया, चाहती थी कि लड़कियां पढ़ें, बेटियां पढ़ें। इसके अलावा उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी। She was the first Indian woman to become a headmistress of a school. Pandit Ramabai, after being widowed at a young age, educated herself and devoted her life to social work. इसके अलावा नाम आता है पंडिता रमाबाई का। तो ये विडो थी, काफ़ी छोटी उम्र में इनकी ये विडो हो गई थी, इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इन्होंने मैनेज किया पढ़ाई को और सोशल वर्क के कामों में खुद को समर्पित कर दिया। She was accorded the title of Pandit because of her immense knowledge in Sanskrit. इनको पंडित इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये संस्कृत की अच्छी ज्ञाता थी, इन्हें संस्कृत की नॉलेज थी। Ramabai founded a school for widows in Bombay, present day Mumbai. She was one of the strongest voices against caste discrimination and untouchability. She wrote a book about the miserable condition of upper caste Hindu women. तो इन्होंने किताब भी लिखी जिसमें अपर कास्ट हिंदू महिलाओं की कंडीशंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ था। रसुंदरी देवी ऑफ बंगाल वॉज द फर्स्ट वीमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी। हर वर्क अमर जीवन यानी कि माई लाइफ इनका बुक का नाम था, वॉज पब्लिश्ड इन 1876. By the 1880, some women got the opportunity to enter universities. They started writing and publishing their views on the status of women in society. तो अब महिलाएं पढ़ने लिखने लगी थीं और अपने व्यूज़ को औरों तक पहुंचाने के लिए किताबें भी लिखा करती थीं। ताराबाई शिंदे wrote a book, स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men, in which she criticized the differential treatment of men and women in the society. तो ये ताराबाई शिंदे थी जिन्होंने एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें विमेन और मेन को कंपेयर किया गया था और बताया गया था कि किस तरीके से मेन के लिए एक अलग सोच है हमारी सोसाइटी में और विमेन के लिए एक अलग सोच है हमारी सोसाइटी में। फ्रॉम द अर्ली 20th century, women began to demand adult suffrage. Some of them joined the nationalist movement. Sarojini Naidu, who came from a Bengali family in Hyderabad, was a political activist and a poet. She took an active part in India's struggle against the British and was the first Indian woman to preside over the annual session of the Indian National Congress in 1925. तो ये हम पढ़ेंगे जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे किस तरीके से इन्होंने सेशंस में पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। Though the early reformers of the 20th century were English-educated Hindus, the wings of change were felt by the Muslims as well. तो हिंदू
महिलाओं में जिस तरीके से चेंज आ रहा था, मुस्लिम लेडीज़ के अंदर भी चेंजेस आने लगे थे। In aristocratic Muslim families of North India, girls were taught to read the Quran in Arabic. यहाँ पर अरेबिक में जो कुरान लिखी हुई है उसको लड़कियाँ पढ़ने लगी थी। Reformer Mumtaz Ali interpreted the verses from Quran to argue for the education of the girls. The first Urdu novel came by the late 19th century and it encouraged women to read in the language they knew. The Begums of Bhopal founded a primary school for girls in Aligarh in the early 20th century. तो भोपाल की जो बेगम्स थी वो भी सामने आई और उन्होंने भोपाल में ही, इसमें अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल्स की नींव रखी गर्ल्स के लिए। बेगम रुकैया शखावत हुसैन was an eminent educationist, social activist and advocate of women's rights from Bengal during the early 20th century. She founded schools at Patna and Calcutta for Muslim girls. Now we have completed with this chapter. In the next class, we will discuss about the question answers as well as the exercises of this chapter. Till then, bye.